ठीक है, चलिए। हेलो भाई, कैसे हो आप सब? होपफुली बहुत बढ़िया होगे। और आज हमारे साथ हैं अंजलि मैम, जो आप लोगों ने कहीं न कहीं अपनी पूरी केवीएस की जर्नी में इनको अपने साथ इंक्लूड किया ही होगा। कहीं न कहीं डेमो में, रिटर्न के टाइम पे या अभी बिल्कुल इमरजेंसी में जहाँ आपको डेमो टीचिंग से रिलेटेड कोई न कोई डाउट, कोई न कोई प्रॉब्लम आ ही रही होगी। तो हम सबसे पहले जिनकी वीडियो देखते हैं, मुझे लगता है हम सबसे पहले रेफर करते हैं ऑनलाइन शिक्षण करके इनका चैनल है, वहीं पर हम सबसे पहले वीडियो देखते हैं। और कुछ खास बात देखो, हम भी एज़ अ टीचर या फिर बच्चे एज़ एन एस्पिरेंट जो एक डेमो टीचिंग में या हमारे मन में जब आती है कि डेमो टीचिंग मतलब क्या? तो एक छोटी-सी एक इमेज बनती है। तो वो कुछ-कुछ छोटी-छोटी बारीक-सी बातें आती है हमारे दिमाग में। वो सारी चीज़ें जब हम कोई एक वीडियो देखते हैं और उसमें मिल जाए, तो वो अपने आप में एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस होता है। तो आज उसी बिहाफ़ पे उन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए हमने मैम को हमारे चैनल पे स्पेशल गेस्ट की तरह इनवाइट किया है। और आशा करता हूँ मैम कि आप हमारे ऑडियंस को उतने ही पसंद आएँगे, मतलब उतने ही ज़्यादा पसंद आएँगे जितने आपको वो अपने चैनल पे वो करते हैं। तो स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल पे। जी, थैंक यू सर। सबसे पहले तो आई एम ऑनर्ड टू बी योर गेस्ट टुडे और सभी को मेरा यस। नमस्कार। मैं हूँ आपके साथ अंजलि बालियान और सर ने मेरा इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया है। और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो आपके इंटरव्यू के रिगार्डिंग जितनी भी क्वेरीज आप सोच सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उन सभी को कवर करने की। और जी सर। हाँ, तो मैम सबसे पहले तो क्योंकि अभी बच्चों के पास 5-6 दिन बचे हैं मुश्किल से। और जब से एक बार इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएँगे, ये समझ लो उसके बाद तो बच्चे फिर एक्सपीरियंस ही सुन रहे होंगे, कभी किसी का, कोई अपने हिसाब से बताएगा कि मेरे से डेमो इतना लंबा चला, ये सारी चीज़ें। तो उससे पहले हम बच्चों को अभी जो जितना गाइड कर सकते हैं, जितना हमारे एक्सपीरियंस से या अपनी इधर-उधर से जो बच्चों के एक्सपीरियंस सुनते हैं, उनके बिहाफ़ पे जो गाइड कर सकते हैं, वो कोशिश करेंगे और एक हेल्दी डिस्कशन की तरह आगे बढ़ाएँगे। जी ठीक है सर। मैम, कंफर्टेबल है ना? स्टार्ट करें? जी बिल्कुल। ठीक है। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन आता है मैम कि जब हम बात करते हैं डेमो टीचिंग, 30 मार्क्स की आ रही है आउट ऑफ 60। तो डेमो टीचिंग मतलब क्या? मतलब एक इमेज कैसी फ्रेम करे बच्चा कि जब उसको ये बात ध्यान में आए कि डेमो टीचिंग 30 मार्क्स और आपका आधा इंटरव्यू केवल डेमो टीचिंग पे डिपेंड करता है। तो जी। मतलब एक क्या इमेज बननी चाहिए? देखिए, डेमो टीचिंग का रोल इतना बड़ा है कि अगर आप वैसे क्वेश्चंस में कोई गलती कर देते हैं, तो अगर डेमो अच्छा है, तो वो कवर अप कर जाएगा उसको। और हाँ जी। डेमो का आपको ये सोच के चलना है कि आप वो 7 से 8 मिनट डेमो के लिए आपको देंगे। उस 7 से 8 मिनट में आपको पूरे ईयर की एनर्जी लगानी है, जो आपने पहले तैयारी करते वक़्त से आपके अंदर अभी तक बनी हुई थी, वो उस टाइम पर आपको सारी शो करनी है और वो भी एक सीक्वेंस के साथ। आपका डेमो स्टार्ट होगा, तो आपने हर एक पॉइंट को ध्यान में रखना है, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन भी आ जाता है कि उस चैप्टर को, जिस लेसन को आप पढ़ाने जा रहे हैं, उसे इंट्रोड्यूस कैसे करना है। और इंट्रोड्यूस करने का भी एक तरीका होता है कि आप डायरेक्ट टॉपिक का नाम ना बता करके उसमें सबसे पहले बच्चों का अपने और ध्यान को क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे, उनकी अटेंशन ग्रैब करेंगे। उसके लिए आप शुरुआत कर सकते हैं किसी पहेली को सुना करके, कोई रिडल सुना के, या फिर कोई पोयम सुना के छोटी सी। और या फिर शुरुआत कर सकते हैं एक वार्म अप एक्सरसाइज के साथ, जैसे कि मैंने चैनल पे प्रोवाइड भी किया है कि जैसे ही आप डेमो शुरू करें तो बच्चे को वार्म अप करवा सके कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, आर यू रेडी फॉर सम फन। तो बच्चा सोचेगा कि आज तो कुछ अलग होने जा रहा है, कुछ मजेदार होगा क्लास में। तो वो आपको दिखाना है इंटरव्यूअर को भी। और ये चीज़ आपको पहले ही डिस्कस कर लेनी है कि सर, क्या मैं आपको कंसिडर कर सकता हूँ कि मेरी क्लासरूम के बच्चे, तो वो जाहिर सी बात है ज़्यादातर हाँ ही बोलेंगे आपको। तो उन्हें उसी तरीके से आपको ट्रीट करते हुए उन 7 से 8 मिनट में अपना हर एक स्किल दिखाना होगा कि आप टीचिंग कैसे करा सकते हैं, साथ-साथ आपके अंदर और कौन-कौन सी क्वालिटीज़ है, आप क्लासरूम को कैसे मैनेज करेंगे।
और इसका भी हम कह सकते हैं कि इन सब चीज़ों का भी एक टाइम, जैसा कि सर जानते हैं कि हम एक टाइम डिवाइड कर देते हैं कि इंट्रोडक्शन इतने टाइम का होना चाहिए, फिर मेन कंटेंट पर आते हैं, फिर हम उसमें कुछ एक्टिविटीज़ कराते हैं और फिर हम उसको कंक्लूड करते हुए बच्चों से हम उसका कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, इवैल्यूएशन कर सकते हैं और उसके बाद आप अपना टॉपिक को होमवर्क देके खत्म करेंगे डेमो के। आवाज़ जी। नहीं हेलो? हाँ जी सर। हाँ जी, ठीक है। तो मैम एक बिल्कुल अभी जो लेटेस्ट आपने एक बात कही थी कि भई लास्ट में होमवर्क देके हम काम करेंगे और उससे पहले मतलब 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे अपने इसको डेमो टीचिंग को। आपका इंट्रो हो गया, उसके बाद मेन कंटेंट और फिर हमारा लास्ट में आता है होमवर्क, असेसमेंट ये सारी चीज़ें। जी सर। तो हेलो? हाँ जी सर। हाँ, हाँ। तो अब ये आता है जो एक्टिविटी, रिडल या पज़ल्स जो हम करवाते हैं, वो हम कहाँ फिट करें या फिर अपनी स्मार्टनेस के अकॉर्डिंग उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेट करें? मतलब ऐसा तो नहीं कि हम इंट्रो में कोई रिडल करवानी ही करवानी है या फिर वहाँ पर करवा दें तो ज़्यादा अच्छा ल रहेगा, ऐसा कुछ अगर हो तो? जी, देखिए मैं ना एक आपको सजेशन देना चाहूँगी कि एक जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग आप एक वार्म अप एक्टिविटीज़ के साथ कर सकते हैं, जो 1 मिनट से हुँ। भी कम समय आपका ले, यानी मुश्किल से 20 से 30 सेकंड या थोड़ा ज़्यादा लेके उसको आप खत्म कर दें। और ये हुँ, वार्म अप एक्टिविटी ऐसी होगी कि आप ना कोई भी टॉपिक वो आपको बोले, मैथ्स का हो, ईवीएस का हो, इंग्लिश का हो, आप उसे हर एक में फिट कर सकोगे, ठीक है? क्योंकि वो सब में चलेगी। फिर उसके बाद जैसे ही आप इंट्रोडक्शन देना शुरू करोगे, फिर आपने क्या करना है कि जो आप रिडल मैंने बोला जैसे कि बच्चों को ये ना कह कर के ये वर्ड तो बिल्कुल यूज़ मत करना कि आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन में, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई के नाम से वैसे ही दूर भागते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि कुछ ऐसा फन वे में उसको इंट्रोड्यूस कर दें कि आज हम ना बहुत सारी एक्टिविटीज़ करेंगे या हम कोई आज गेम खेलने वाले हैं। तो ऐसा कह के फिर आप अपने टॉपिक की ओर उसको ले जाइएगा। ठीक है। एक लाइन आपने बहुत बढ़िया यूज़ की मैम कि कोई चीज़ अगर आप 20-30 सेकंड में मतलब वो कर रहे हो ना स्टार्ट तो उसको 20 सेकंड, 30 सेकंड में मतलब अपना जल्दी से खत्म करने की भी सोचना फिर हमने, हाँ जी। है ना? तो ये एक चीज़ मैं पॉइंट बच्चों को बताना चाहूँगा कि भई इसको ना चाहे लिख लेना। हम जब डेमो देते हैं तो हमें वो एकदम हीट ऑफ द मोमेंट या फ्लो इतना हाई होता है उस टाइम पर कि हमें पता ही नहीं रहता कि हमने क्या स्टार्ट किया और एंड भी किया या नहीं किया उसका। जी। बगैर एंड किए ही हम किसी और चीज़ पे स्विच हो गए। तो कोई रिडल, कोई पज़ल या कुछ भी चीज़ की अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो ना, तो उसको एंड ज़रूर करना। हुँ, हुँ। स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सर। ठीक है? तभी आपके अंदर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा पढ़ाते टाइम। वरना हम अगर ऐसे स्विच ही होते चले गए ना कि एक गेम मान लो हमने कल मैं बच्चों को बता रहा था कि वो एक डेमो टीचिंग करवा रहे थे मैम वहाँ पे दिल्ली में। तो जी। उन्होंने एग्ज़ैक्टली हाँ, सेंसिस के ऊपर पढ़ा रहे थे मैम वो। तो सेंसिस में ना मैं उनको कह रहा था कि भई चलो हम स्मेल करने के ऊपर आ रहे थे, फिर उसके बाद ईयर से हियरिंग के ऊपर आए। तो हियरिंग में क्या हुआ कि मैंने उनको एक गेम बताया कि आप एक गेम खेल सकते हो। गेम में क्या होगा सेंटर में एक बच्चा खड़ा हो जाएगा, उसके अराउंड बच्चे सर्कल में हाथ पकड़ के खड़े हो जाएँगे। जो सेंटर में बच्चा खड़ा है उसको हम रुमाल का या कोई ऐसी सॉफ्ट टॉय बॉल ऐसी दे देंगे, जो किसी को ऐसे हिट करे तो दर्द ना हो। तो बॉल उसको दे दी। अब जो साइड वाला सर्कल है ना और इसके आँखों पे पट्टी बाँध देंगे मैम। जी। एक मतलब वो करवा रहा था मैं विजुअलाइज़ कि आप एक बार विजुअलाइज़ करो और इसको आप फिर वहाँ पे एक्टिविटी के तौर पे बता तो सकते हो कम से कम। तो मैं हाँ उनको जी। बता रहा था कि गेम का नाम है भारत माता की जय। तो जी। सर्कल में जो बच्चे खड़े हैं वो कोई भी एकदम बोलेगा भारत माता की जय और जो बच्चा बीच में खड़ा है वो तुरंत अब उसको दिख तो नहीं रहा वो आवाज़ से आइडिया लगाएगा कि किस साइड से आवाज़ आई है और उस साइड वो बॉल हिट करेगा। और जी। जिसने बोला था अगर उसको हिट कर गया, तो वो विजयी रहा, मतलब वो जीत गया और नहीं किया तो फिर वो आउट हो गया। तो ये जी सर, एक बार ही बहुत करवाएँ तो हम हाँ जी, मैम। मैं कह रही हूँ बहुत अच्छा हेलो। आपने ये हाँ जी, बहुत अच्छा एक्टिविटी का आपने आइडिया दिया है बच्चों को। क्या आप आवाज़ थोड़ी-सी कट रही है मैम आपकी। हेलो सर, अभी सही है? हाँ, अभी सही है मैम। जी, मैं कह रही हूँ आपने बहुत अच्छा ये एक्टिविटी का आइडिया दिया है, किस तरीके से हम करा सकते हैं।
हेलो। सर अभी आवाज़ आ रही है? हेलो। हाँ, अभी अभी आ रही है मैम, अभी सही है। हाँ मतलब जी। आप जब पूछ रहे हो ना तब सही आ रही है बाकी। आपकी वीडियो भी पॉज़ हो रही है सर। ये मेरी ओर से दिक्कत हो रही है क्या? मेरी आवाज़ सही आ रही है आपको? हाँ जी, आवाज़ आपकी सही है बिल्कुल। अभी भी सही नहीं है क्या मेरी तरफ से? हेलो? नहीं, अभी सही है मैम। अभी सही है। हेलो। हाँ जी सर। हाँ, अभी एक बार बता दीजिए मैम, अभी एक बार बोलना। हेलो सर, अभी ठीक है आवाज़? हाँ, अभी सही है मैम। ठीक है सर, चलो। बिल्कुल ही ना? ठीक है। तो हाँ जी, अब बताइए मैम क्या कह रहे थे आप? सर मैं कह रही हूँ आपने जो ये एक्टिविटी का आइडिया दिया है, ये बहुत अच्छा है और काम भी करेगा वहाँ पे। अगर हम एज़्यूम करके भी बता देते हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर चीज़ को वहाँ हुँ, उतने बच्चे तो होंगे नहीं कि उनको बुला करके दिखाएँ, लेकिन आप ये चीज़ विज़ुअलाइज़ करके भी उन्हें बताएँगे तो भी एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा। हाँ, तो बस यही था मैम कि अगर हम ऐसी कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं ना, तो उसको आप 2-3 बच्चों तक मत खींचो, केवल 1 बच्चा कराया और तुरंत उसको मतलब ऐसा बोल देंगे, एक गेम आ जाएगा मैम, सुपर सेंसिज में काम आ जाएगा हमारी, कि हाँ भई जी। जिसने हिट कर दिया ना, तो उसको हम बोल देंगे भई अरे इसके पावर तो सुपर पावर है, तो ये इसकी सुपर सेंस हो गई। ठीक है? हुँ, मतलब हुँ। उसको एक बार सुपर सेंस की तरफ लेके जाने के लिए ये एक्टिविटी हमारी काम आ जाएगी। ऐसे ही बच्चों के पास सामने टिफ़िन रख देंगे, एक बच्चा की आँखों पे पट्टी रहेगी, बाकी आँखें खोल लेंगे। तो जिस उसके सामने मतलब ऐसे टिफ़िन खोल के उसको स्मेल करने को बोलेंगे। अगर उसने किसी बच्चे ने सच में नहीं बता दिया कि किस चीज़ की स्मेल है वो टिफ़िन में से, कौन-सा फूड आइटम है, तो फिर हम जो बच्चा बता देगा उसको बोल देंगे कि भई ये आपकी स्मेलिंग की वो होगी सुपर सेंस और सुपर पावर। फिर अब उनसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे निकलवाएँगे बच्चों से हाँ कि जी। भई क्या हमारे आस-पास कोई और ऐसे एनिमल्स या कुछ ऐसे जीव हैं जो इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुपर सेंस पॉसेस करते हैं। तो ऑब्वियसली बच्चे प्रोवोक हो जाएँगे, जब वो सूंघने वाली चीज़ आएगी तो तुरंत वो चूहे का नाम ले देंगे। जब वो हुँ, हुँ। हियरिंग वाली बात आएगी तो तुरंत और एक ना मैं आपको बता रहा हूँ मैम, एक श्लोक भी आता है वो काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च, है ना? तो उसमें ये जानवरों की ना यही बताई गई है सुपर पावरीज़ होती हैं, कि हाँ भी जी। कौवे जैसी चाह होती है जिसकी, कुत्ते जैसी नींद हो, है ना? तो ये और बगुले जैसा ध्यान, तो ये कहीं न कहीं मतलब उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर ही है। तो जी सर। ऐसे जानवरों के पास कुछ न कुछ सुपर सेंस भी होती है। तो ये एक तरह की कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ ही या फिर कुछ चीज़ें जोड़ सकते हैं, सामने वाला थोड़ा कहीं न कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा मुझे जहाँ तक आइडिया हाँ जी है सर, ना? क्योंकि वो बताने में और फिर उनको फ़ील करवाने में बच्चा उसको प्रैक्टिकली करके देख ले तो बहुत फ़र्क होता है इन चीज़ों में। एग्ज़ैक्टली। तो ये हो गया मैम। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आता है मैम कि देखो डेमो प्रिपेयर करना है, जैसे हम एक देख के चलते हैं हिंदी, इंग्लिश, ये लैंग्वेज वाला पार्ट आ गया हमारा। इसमें इतनी बच्चों को दिक्कत आती नहीं क्योंकि लेसन वो पढ़ाने को बोलेगा नहीं। जी, प्रोबेबिलिटी लैंग्वेज से केवल 2 ही हैं, या तो वो ग्रामर का कोई टॉपिक कहेगा या वो कहेगा कि भई आप पोएम पढ़ा दीजिए। पोएम सुनो। हाँ, पोएम इज़ लाइक द ईज़ीएस्ट पार्ट ऑफ डेमो टीचिंग, तो वो सभी करके ही जाएँगे। हुँ, हुँ। तो पोएम का एक आइडियल वे कैसा रहता है? क्योंकि सबसे आसान से स्टार्ट करते हैं हम, कि सबसे ईज़ीएस्ट वे या फिर एक आइडियलिस्टिक वे या जो बच्चे एक बार आप अपनी ओर से क्या समझते हो कि एक बच्चा पोएम पढ़ा रहा है, तो वो ये चीज़ें पोजेस करे, ये चीज़ें शो करे अपने डेमो में? देखिए, जब पोएम की बात आती है तो आपने उसको सुनाने से पहले तो बहुत बार प्रैक्टिस किया हुआ हो, कि आप उसमें बीच जी, में फंबल ना कर जाएँ। और पोएम ऐसे सुनानी है आपको कि बच्चे झूम जाएँ आपके सामने जो बैठे हैं। उनको अपने साथ हुँ, गाने के लिए खड़ा करें और अपनी एक्टिविटीज़ भी पोएम के साथ मैच करके पहले ही तैयार कर लीजिए कि अगर ये वाली चीज़ इसमें आएगी तो मुझे ऐसा एक्शन करना है।
उसको 2-3 बार करके रिकॉर्ड करके ज़रूर देखिएगा। और हुँ, पोएम की अगर हम बात करते हैं तो आपके सुर और लय ताल जो वॉइस मॉड्यूलेशन जिसको हम बोलते हैं, वो ज़रूर आपको रखना है। क्योंकि अगर एक तो होता है साधारण कोई पोएम सुना देना और एक होता है कि हम अपनी आवाज़ में भी उसके साथ जहाँ जिस वर्ड पर ज़्यादा ज़ोर देना है, वहाँ उस पर थोड़ा आपकी वॉल्यूम ज़्यादा हो, है ना? तो इस तरीके से आवाज़ में भी उतार-चढ़ाव होगा, तो एक अलग ही इम्प्रेशन पड़ेगा इंटरव्यूअर पर। और ये भी आपको कोशिश करनी है कि जाते ही पोएम अगर आप सुनाने जा रहे हैं, तो एकदम पोएम ना सुनानी शुरू करें। उसका पहले एक इंट्रोडक्शन तैयार कर लें कि उससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन बच्चों से पूछे और फिर बताएँ कि हम आज ना पोएम्स गाएँगे सब मिल के साथ में और खूब मज़े से पोएम गाएँगे। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट मैम इसकी पोएम की जैसे आपने 2-3 चीज़ें ही बताई हैं, वो मैं रिपीट कर रहा हूँ बच्चों को ताकि अगर किसी भी कारणवश उनको सुनाई ना दिया हो ना, तो चीज़ें ध्यान रख लें। जी। कि भई एक तो हमारी वॉइस मॉड्यूलेशन सबसे इम्पोर्टेंट जब पोएम की बात आती है, गीत-संगीत की बात आती है, तो लय, सुर और ये एक उसके शब्दों का अच्छे से प्रयोग, यही चीज़ें हमारे ध्यान में आती हैं। और जब स्टार्टिंग में आप छोटा-सा एक इंट्रो दे दीजिए बच्चों को इंटरेस्टिंग सा, ज़रा-सा 20-30 सेकंड का मैक्स मैक्स मुश्किल से 20 सेकंड का, 30 सेकंड का बस। उसके बाद हम अपनी पोएम स्टार्ट करें, तो बिल्कुल ऐसा करें कि बच्चों को वो मज़ा आ जाए, वो खुद ये कहें कि सर एक्शन के साथ करें। क्योंकि मैम पता क्या है, हम जो सामने बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, उनको नहीं पता कि एक्चुअली क्लास में क्या माहौल होता है जब पोएम करवाते हैं। जी। तो मैंने एक्चुअली क्लास की वीडियो डाल रखी है, कि जब मैं पोएम करवाता था ना तो बच्चे खुद एक्शन करते थे। तो पूरे ऐसे जब एक पोएम बहुत थोड़ी-सी बार-बार उसका एग्ज़ाम्पल देता हूँ। तो एक पोएम है मैम ये कि झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम-झूम कर काले बादल। अब झूम-झूम के ना बच्चे ऐसे घूम के सीधे खड़े होते। ऐसे घूम जंप कर कर के या ऐसे घूम के और फिर ऐसे पूरे होश-वोश में इतना मज़ा आता है उनको। जी, है ना? सर। और एक पोएम ऐसे हाँ, कुछ क्रिएटिविटी मैम हम अपनी ओर से भी ऐड कर सकते हैं इसमें। जी, मैं सर। जैसे आपको अगर हेलो? हाँ जी, सर। हाँ, कुछ क्रिएटिविटी मैम जो पोएम वाला पार्ट है ना हिंदी का स्पेशली तो उसमें हम अपनी ओर से भी ऐड कर सकते हैं। हुँ, हुँ। जैसे कि पोएम है 3rd क्लास 4th क्लास में मैम पोएम नहीं सॉरी 3rd क्लास में पोएम है मैम, उसका नाम है ये वाली मन करता जी। है ना? तो उसमें आता है वो मन करता है सूरज सूरज बनकर बनकर। आसमान में दौड़ लगाऊँ, हाँ मन जी। करता है ओ बाबा बनकर मैं भी सब पर धौंस जमाऊँ, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ फुलाऊँ, है ना? जी। मूंछ बढ़ाऊँ सॉरी। तो हुँ, हुँ। उसमें फिर हम मैंने ना कुछ पंक्तियाँ ऐड कर दी थी लास्ट में, कि भी मन करता है एलेक्सा बनकर सब बच्चों को गीत सुनाऊँ, तो बच्चे फिर खुश हो गए। फिर उन्होंने अपनी ओर से ऐड की कि मन करता है अश्वनी सर बनकर सब बच्चों को हिंदी पढ़ाऊँ। तो हाँ सर, ऐसे कर ये कर के बिल्कुल अपने क्रिएटिविटी आप जितनी उसमें दिखाना चाहें, फ्री होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि 4 लाइन अगर बुक में लिखी है, वही एज़ इट इज़ आप सुनाएँ। आप उसमें अपना कुछ डाल सकते हैं, वो और अच्छा इंप्रेशन लगेगा उससे तो, कि खुद से थोड़ी मेहनत की है। और हाँ, सर एक बात और ऐड करना चाहूँगी मैं इसमें, जो मेरे पास कमेंट्स भी आते रहते हैं इस चीज़ को लेके, कि मैम ये इतने एक्शन करने ज़रूरी है क्या? ख़ास करके ये मेल्स कैंडिडेट के ज़्यादा होते हैं, कि मैम ऐसा करना ज़रूरी है क्या? ये तो पूरा ऐसा लग रहा है कि डांस टीचर थोड़े ही ना बनने जा रहे हैं हम, या डांस टीचर का इंटरव्यू थोड़ा ही ना है। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, वो बच्चे हैं, तो बच्चों के साथ एक बच्चे की तरह ही रह के हमें वहाँ पे सिखाना पड़ता है। आपको ये चीज़ बाद में भी फ़ॉलो करनी पड़ेगी, सिर्फ़ इंटरव्यू तक की बात नहीं है, बाद में भी आपको ये चीज़ फ़ॉलो करनी है और जितना ज़्यादा आप उनकी तरह सोच पाएँगे, बच्चों की तरह और आपको पता हो कि बच्चे किस तरीके से ज़्यादा एन्जॉय करेंगे, तो उतना ही अच्छा आप प्रेज़ेंट भी कर पाएँगे। अपने मन में इस तरह का बिल्कुल ना रखें कि सामने वाला क्या सोचेगा आपको देख कर के। हुँ। और मैम पता है क्या है, हमारे मन में ना एक स्पेशली मेन कैंडिडेट जो एस्पिरेंट्स हैं, उनमें ना एक सिग्मा मेल वाली वो अल्फा मेल वाली इमेज रहती है। यार जी। मैं तो नहीं कर सकता ये चीज़ बच्चों के सामने, मेरे से तो नहीं होगी। मैम मैं खुद कभी डांस नहीं करता, कभी नहीं करता डांस। लेकिन सच बताऊँ ना आपको जब ये पोएम वाला पोर्शन होता है ना, तो मैं बच्चों को विजुअलाइज़ करवाना चाहता हूँ। हाँ जी। यहाँ पे एक बार देखोगे ना क्लास का माहौल, लिटरली आप जिस टीचर को ये समझते हो यार ये तो इतना स्ट्रिक्ट है, ये तो ऐसे डाँट भी देता है, ये मतलब ये तो बिल्कुल सीरियस रहता है। जब वो हिंदी में और स्पेशली हिंदी की पोएम जब करवाता है ना, तो कोई भी नहीं रोक पाएगा। बच्चे ऐसे
जैसे पागलों की तरह एक्शन करते हो, खुद बोलते हैं सामने से कि सर हम एक्शन करें सर, सर एक्शन करें। हाँ जी, और फिर बिल्कुल, एक्शन के साथ इतना ज़ोर-ज़ोर से बोलते हैं, इतना मज़ा आता है कि माहौल बनता है पूरा मैम। बच्चे एन्जॉय करते हैं ऐसी चीज़ें। हाँ, तो हाँ, कुछ मतलब वो फेक एक्शंस ना लगे बस, उसका भी हमने ध्यान रखना है कि वो एक्शन वो ओवर एक्शंस में, ओवर हुँ, एक्टिंग हुँ। में ही कन्वर्ट ना हो जाए। हाँ वो जी, हमारी स्माइल और वो लय, धुन और हमारे एक्शंस वो मैच होने चाहिए, वो भी तभी मैच मज़ा आएगा। हाँ जी, और एक टीचर का डेकोरम भी होता है उसको मेंटेन करते हुए। हुँ, जी, एग्ज़ैक्टली। तो एक ये हो गया मैम और फिर उसके बाद आता है कि एक क्वेश्चन कि हमें पोएम के बीच-बीच में रुक-रुक के एक्सप्लेन करनी चाहिए क्या चीज़ें? नहीं सर, ये बिल्कुल नहीं। जब तक आप पोएम सुनाएँ तो उस पोएम पर ही आपका फ़ोकस रहना चाहिए और सबसे एक हुँ, एक गलती बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मैं जैसे डेमो देखती हूँ, बच्चे भेजते हैं, तो वो इंग्लिश वाली पोएम को बाद में हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके बताने लगते हैं कि इस लाइन का ये मतलब है, इस लाइन का ये मतलब है। वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर इंग्लिश की भी पोएम आप सुना रहे हैं, वर्ड टू वर्ड आपको ट्रांसलेशन वहाँ नहीं करना है। आपको फ़ोकस करना है जब तक आपकी पोएम ख़त्म ना हो, आपको वही सुनानी है बहुत अच्छे की तरीके से। बीच में हुँ, क्योंकि एक होता है ना कि बच्चों का बिल्कुल एक फ़ॉर्म में है बच्चे कि गा रहे हैं साथ में, है ना? एक्टिविटी कर रहे हैं उस तरीके से और बीच में आप उसे समझाने लगो, तो फिर एक वो खराब हो जाता है, एक जो फ्लो चला हुआ होता है, ये काम आप बाद में कर सकते हैं कि उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स बता देना, है ना? वो स्टोरी को एक बार समराइज़ कर देना पूरी कि इस पोएम में हमने ये चीज़ें हमें पता चली इससे। तो बाद में समराइज़ कर सकते हैं लेकिन बीच में इस तरीके से उसका फ्लो नहीं खराब करना है। एग्ज़ैक्टली और मैम ये ना एनआईएस में भी मैंने ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर आप पोएम करवा रहे हो, तो उसमें मेन जो मीनिंगफुल लर्निंग है ना, वो केवल तभी हो पाएगी, जब आप उसको लय, उसके स्वर, उसकी धुन के साथ पूरे अच्छे से करवाओगे। जी सर। बीच-बीच में मीनिंग बताओगे, तो वो अर्थ उसका निकल ही नहीं पाएगा। हुँ, वर्ड टू वर्ड मीनिंग पोएम का होता भी नहीं है। हाँ जी, वो तो जब स्वर के साथ कराओगे उसका वो लाइन किसी और उसमें लिखी होती है और उसका कॉन्टेक्स्ट असल में कुछ और ही होता कुछ है। और ही होता है। तो इसलिए हाँ, तो वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन तो बगैर बात में बच्चों को बोर ही कर देगी, जी, है ना? तो ये वाली चीज़ बहुत बिल्कुल ध्यान रखने लायक है कि बीच में पोएम को बिल्कुल नहीं रोकना है। जी। मस्त एकदम गज़ब वाली करवाओ, सर तो एक देखो क्या एक गज़ब माहौल बनता है। एक और इसमें ऐड करना है मुझे पॉइंट कि ना कई बार हुँ, ऐसा होता है जो पोएम हमें अच्छे से गा पा रहे हैं हम, वो कई बार ऐसा है कि एनसीईआरटी में वो बड़ी-बड़ी पोएम्स हैं, कुछ पोएम्स। हुँ, तो हुँ। फिर उनको पूरा स्पेशली 5th सुनाने के क्लास में। चक्कर में आप हाँ जी, पूरा ना याद करके आप ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी ही सुनाओ, आप उसकी शुरुआत की 7 से 8 लाइन भी ले सकते हैं, उसको रिपीट ज़रूर कराना पर। आप जिस लाइन को बोलेंगे, उसको फिर रिपीट कराना है आपको। हुँ, ये स्पेशली मैम जैसे 5th क्लास में अगर हम पोएम देख रहे हैं ना, हाँ तो जी। 5th क्लास में पोएम काफ़ी बड़ी है, जैसे खिलौने वाला एक पोएम है, हाँ, हाँ। जी। 3rd चैप्टर ही है वो। तो हाँ उ जी, खिलौना। वो काफ़ी लंबी है, वो बच्चे क्या सोच रहे थे कि सिर्फ़ 5th क्लास की पोएम को पूरी को याद करें क्या? नहीं कर पाओगे भाई, करोगे भी ना तो कहीं न कहीं बीच में एकदम भूल जाओगे। वो जब बीच में हमारे खुद ही पास अवेलेबल है हाँ जी, वो रोक हाँ, भी देंगे हाँ, आपको अगर आप इतनी लंबी लेके चलेंगे क्योंकि उन्हें बहुत सारे कैंडिडेट्स का लेना होता है और शुरू में ही पता चल बिल्कुल, जाएगा आप उसको कि कैसे खत्म करने वाले हो। बिल्कुल। तो ये हो गया मैम एक हमारा नॉर्मल। अब मैं एक थोड़ा-सा एक वैसे ये क्वेश्चन है फ़िल्टर करने का कि जैसे बच्चे ईवीएस और मैथ्स अगर उनको हमने ये कह दिया मतलब इंटरव्यू पैनल ने अगर ये बोल दिया कि ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ प्रिपेयर करके आए हैं? तो कह देगा यस सर करके आया हूँ। ठीक है, आप पढ़ा दीजिए। तो ऐसा अगर हम माइंडसेट लेके चलें, तो हमें कौन-सा एक मतलब किस क्लास का टॉपिक सबसे ज़्यादा प्रेफ़र करना चाहिए अगर हमारे तीनों रेडी हैं तो 3rd, 4th, 5th के अगर हमारे रेडी हैं, तो किस क्लास का टॉपिक हमें ज़्यादा प्रेफ़र करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगी ईवीएस की। हाँ जी। ईवीएस में जो ज़्यादा एक्टिविटी कराने वाले टॉपिक्स हैं, वो 5th क्लास में सबसे ज़्यादा है। हर हाँ एक जी, चैप्टर अपने आप में बहुत अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट किया जा सकता है विद एक्टिविटी और पोएम्स की हेल्प से, तो 5th क्लास का कराना सबसे बेस्ट है। अगर आप ठीक, डेमो फाइनल चूज़ कर रहे हैं कि अगर मेरी ही पसंद का मुझे देना है, तो फिर वहाँ से हुँ, आप चुन सकते हैं। और एग्ज़ैक्टली। हाँ जी, और हाँ जी, मैम मैथ्स की बताइए। बात करें
मैथ्स की बात करें, तो मैथ्स का तो ये है आप जितना ईज़ी टॉपिक चुन लो उतना बढ़िया है, क्योंकि वो क्रॉस क्वेश्चन भी करते हैं फिर। आपने कोई ऐसा ये दिखाने के लिए कि भई मैं इस हार्ड टॉपिक को भी पढ़ा सकता हूँ, आपने वो चुन लिया, फिर ये नहीं पता वो कहाँ तक आपको खींच के ले जाए उसमें। तो जितना आसान टॉपिक आप चूज़ कर सकें जैसे हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की या फिर टेबल्स आता है, टेबल्स को भी प्रैक्टिकली फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है कि बच्चे उसमें बिना बोर्ड पे कुछ लिखे हम टेबल्स भी सिखा सकते हैं। तो इस तरह का आप कुछ सोचें कि अ, छोटा-सा टॉपिक हो और आप उसी को 2-3 तरीके से करा दें कि इंटरव्यूअर भी ये सोचे कि भई ये तो हमें भी नहीं पता था, जो ये तरीका इन्होंने करके दिखाया है, ये तो हमें भी नहीं पता था। और मैम मेरी ना एक बच्चों के बिहाफ से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ना एक 1-2 टॉपिक्स हैं उनके ऊपर प्लीज़ डेमो अगर आपने बना दिया तो आप बता देना मेरे पास भेज देना, मैं बच्चों के साथ शेयर कर दूँगा वो। बाकी जैसे डेसिमल हुआ, जी, है ना? और एलसीएम की शायद है, एचसीएफ की बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, जी। है ना? तो ये एक डेसिमल, एचसीएफ और एक शायद चलो कांसेप्ट ऑफ ज़ीरो का भी आप एक बार प्लीज़ देख लेना, है ना? तो ज़ीरो की ये डेसिमल और एचसीएफ वाला करवा चुके हो क्या आप? ठीक। ठीक है मैम, ये डेसिमल और एचसीएफ वाला प्लीज़ एक बार अगर आप कर सको ना तो बच्चों की बहुत हेल्प हो जाएगी, है ना? बोलो रुकिए इसमें, हैं? 1 सेकंड, 1 सेकंड। आवाज़ आ रही है मैम मेरी? ठीक है, 1 सेकंड रुको। अभी बताओ, अभी हिल रहा है मैम सामने वीडियो? अरे भई, मैं क्यों नहीं मैम मुझे आप फ्रीज़ होके दिख रहे हो। नहीं अभी अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी आप ठीक हिल रहे हो। पर नहीं, अब फिर हो गई। अभी देखना मैम मैं वो हुआ हूँ क्या कुछ? एज़ इट इज़ ही है। मैम मैं करता हूँ एक बार दोबारा से, ठीक है ना? हेलो? कुछ फ़र्क है? नहीं मैम आई थिंक नहीं हुआ है, अभी भी वैसा ही है। अभी सही अब है स क्या? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। आपकी तरफ से तो सही आ रखी है। ठीक है ना? मतलब मैं हो गया ना, हिल रहा हूँ ना अभी? हाँ जी, हाँ जी, अब सही है। एक बता, ये ठीक है? नहीं वो तो स्विच ऑफ है। मैं ठीक दिख रहा हूँ, कितना छोटा, ठीक है ना? ठीक। चलिए मैम अभी सही है ना? हाँ जी। तो बस ये ऑनलाइन के यही पंगे रहते हैं मैम थोड़े से, है ना? पर मुझे तो जी। बहुत बढ़िया लग रहा है मैम वैसे डिस्कस सा करके ना काफ़ी सही-सही चीज़ें निकल के आ रही हैं बच्चों के लिए। तो ये हो गया मैम, फिर उसके बाद अब ये जो थोड़ी-सी मेरी रिक्वेस्ट थी डेसिमल और एचसीएफ वाला अगर आप टॉपिक प्लीज़ बना सकते हो, तो प्लीज़ एक बार थोड़ा-सा कर दें, है ना? जी सर, तो जैसे मुझे समय मिलेगा इसका मैं ज़रूर हेल्प करूँगी इन चीज़ों में भी। हाँ जी, हाँ। तो अब आगे फिर ये आता है मैम कि मतलब ऐसा कितने चांसेज़ हैं काइंड ऑफ कि वो ये कहें कि आप अपनी मर्ज़ी से पढ़ा दीजिए या फिर वो खुद से बोल दें कि आप एक काम कीजिए 3rd क्लास का ईवीएस का ये टॉपिक पढ़ा दीजिए हमें। मतलब ऐसे स्पेसिफिक बोल के। तो मतलब क्या मान के चले बच्चा किस मेंटालिटी से वहाँ जाए? देखिए, आपको ना दोनों सिचुएशन तैयार होना है। अगर आप पहले ये सोच लें कि नहीं-नहीं मेरी ही पसंद का पूछा जाएगा और वहाँ हुँ, बाय चांस उन्होंने अपनी पसंद का दिया, तो फिर वहाँ आप नर्वस हो जाओगे। तो हुँ, आपको इन दोनों ही सिचुएशन के लिए तैयार रहना है मेंटली कि कै कुछ भी हो सकता है, मुझे हर तरीके से अच्छा परफ़ॉर्म करना है। अगर कुछ और टॉपिक भी पूछता है, तो भी मैं उसे अच्छे से करा पाऊँ। अगर आप ये पहले सोच के चलोगे तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी।
और अगर आप बात करते हैं कि चांसेस कितने हैं, तो देखो आपकी पसंद का पढ़वाए वो आपसे, तो इसी के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि वो अपनी तरफ से फिर बोल दे कि नहीं ये नहीं, आप कुछ और पढ़ाओ, दूसरा टॉपिक बताओ कुछ। हुँ। तो एक इसका ना थोड़ा-सा मैं बताता हूँ जैसे कि वहाँ पर ना 2-3 ही चांसेस होते हैं। या तो वो आपको बोल दे कि भी चलो ठीक है आप प्रिपेयर करके आए हो, आप पढ़ा दीजिए। दूसरा चांस ये है कि वो आपको खुद से बोले कि एक काम कीजिए 3rd क्लास का ये वाला टॉपिक पढ़ा दीजिए। जी, ठीक है? हाँ, और 3rd इसमें क्या है कि आप एक चीज़ पढ़ा दो। आपने मान लो आप ईवीएस पढ़ा रहे हो तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, ये हो गया, अब कोई दूसरा टॉपिक पढ़ाओ। जी, या ईवीएस पढ़ा रहे हो, आपको बोल दिया कि मैथ्स पढ़ाओ। तो ये 3 प्रोबेबिलिटी है। इस टाइम पे थोड़ा पैनिक करने की बजाय इसलिए हम कह रहे हैं कि भई एट लीस्ट आप 2-2 टॉपिक तो 3-3 टॉपिक तो कम से कम करके ही वहाँ पर जाओ, है ना? प्रिपेयर अपने और साथ में क्या है कि एनसीईआरटी पढ़ लोगे क्योंकि हमने पहले रिटर्न के टाइम पे पढ़ी ही है मैम सबने। जी। तो एनसीईआरटी अगर हम पढ़ लेंगे ना, तो दोबारा से एक बार जल्दी से देख लेंगे तो एट लीस्ट हमारे पास वो एक प्लस पॉइंट होगा अगर अगर बाय चांस उसने ये कह दिया कि भई ये बुक लो और इसका 3rd मैथ्स की बुक है, 3rd जो चैप्टर है ना, 3rd जो टॉपिक है वो पढ़ा दीजिए। ठीक है ना? जी। या ईवीएस की बुक है इसमें से ये टॉपिक पढ़ा दीजिए। तब अगर हमने एनसीईआरटी पढ़ रखी होगी तो हम तुरंत उस बुक को खोल के एक बार देखेंगे, तुरंत हमें पता चल जाएगा कि अच्छा ये पढ़ाना है। ठीक। एट लीस्ट हमारे पास उतना कॉन्फिडेंस होगा उस टाइम, है ना? जी सर, इसमें हम एक चीज़ और एक ऐड कर सकते हैं कि देखो जैसे अभी मुश्किल से 8-9 दिन का समय बच्चों के हुँ, पास है, कैंडिडेट्स के पास। तो हुँ, वो अब ऐसा नहीं है कि वो टाइम एक तो चला भी गया है कि जिसमें एनसीईआरटी को एक-एक करके बहुत अच्छे से कवर किया जा सके। तो उसके हुँ, लिए अब आप ये कर सकते हो कि आपको अगर एनसीईआरटी देखनी भी है सारी हर सब्जेक्ट की, तो आप गूगल पे जाके समरी सर्च करना और समरी हाँ के जी। नाम से आपको पूरा टॉपिक ना बहुत शॉर्ट में मिल जाएगा और कई बार तो होता है कि उसकी एक्टिविटीज़ भी अवेलेबल होती है समरी के साथ-साथ, कि हुँ, इसमें ये एक्टिविटीज़ करा सकते हैं और उस पूरे चैप्टर में एक्चुअल में बच्चों को बताना कितना है, कहाँ-कहाँ तक इस टॉपिक की आप कह सकते हैं कि कितना कवर एरिया ये करता है। अगर मान के चलिए फूड वाला कोई चैप्टर है 3rd क्लास में, तो हमें उसे कितने लेवल तक पढ़ाना है, ये आपको समरी से आइडिया लग जाएगा, पूरा बुक ना पढ़ने के हुँ, बजाय। क्योंकि एनसीईआरटी भी सबको समझ आना थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत अच्छे एग्ज़ैक्टली। से हाँ जी, एक तरफ से बैठ के पढ़े और समझना शुरू करें, तभी फिर आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है मैम। अब हम आ जाते हैं थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि भी जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग है और जी, उसके अलावा जो लर्निंग आउटकम है, मतलब एक तरह से इन 2 वर्ड्स की बहुत मतलब इनका बहुत महत्व है, अगर देखा जाए तो इसमें डेमो टीचिंग में, जी। है ना? तो इनको किस तरह से एक बार थोड़ा-सा आप बच्चों को बताना चाहोगे? जी, देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा ये कि अ, टीचिंग लर्निंग आउटकम्स और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्योंकि अभी जो नई आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है और एनसीएफ आया है खासकर फाउंडेशनल स्टेज के लिए, उसमें बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है कॉम्पिटेंसी की पहले हम बात करेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की, कि अगर बच्चा फर्स्ट क्लास में है तो उसे कितना आना चाहिए, एक लेवल क्या है बच्चे का कि उसकी भाई रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स पर ध्यान देना है और बच्चा कम से कम अपने मन के विचारों को दूसरे के सामने प्रेज़ेंट कर पाए, उस लेवल पर। ऐसे ही क्लास वाइज़ ये कॉम्पिटेंसीज़ अलग होती है। अगर सेकंड क्लास की बात करें तो फिर उसमें थोड़ा और लेवल बढ़ जाता है कि बच्चे को इतना तो कम से कम आना ही चाहिए। हुँ, लेकिन जब हम बात करते हैं टीचिंग लर्निंग आउटकम्स की, तो ये होता है कि एट द एंड ऑफ द लेसन जो आप लेसन पढ़ाने जा रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, उसके एंड में बच्चे क्या सीखने बच्चे को मिला है आपकी उस पढ़ाने के बाद, वो हाँ होगा जी, उसकी लर्निंग का आउटकम। ठीक है। तो जी, हाँ, और ये हम मैम लिख भी सकते हैं जैसे जब बोर्ड वर्क की बात आती है, तो बोर्ड वर्क में हम ये चीज़ें लिख भी सकते हैं कि भई मतलब वो डेट और वो सारी चीज़ें लिखी और फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं कि लर्निंग आउटकम की इस क्लास को के बाद जैसे कुछ टॉपिक्स हैं मैम, जैसे ईवीएस का एक टॉपिक है जिसमें प्रिजर्वेशन के ऊपर बताया होता है सारा, तो उसका जी, टॉपिक जी। का नाम तो कुछ और है, मैंगोज़ आई थिंक मैंगोज़ राउंड द ईयर कुछ ऐसा करके। हाँ जी, राउंड द हाँ। ईयर। हाँ, तो वो तो टॉपिक का मतलब लेसन का नाम है, लेकिन हमारा जो मेन लर्निंग आउटकम उसमें हो, वो प्रिजर्वेशन बच्चा सीख जाएगा।
हुँ, हुँ। कि चीज़ें प्रिज़र्व कैसे होती हैं, है ना? जी। तभी तो हम मैंगो को खा पाते हैं पूरा साल। तो या फिर हम खाना जो खाते हैं उसको फ्रिज में रखते हैं, मतलब इस टाइप से थोड़ा प्रिज़र्वेशन वाला टॉपिक उसमें क्लियर हो जाता है। तो जी। लर्निंग आउटकम हमारा ये हो जाएगा कि बच्चे प्रिज़र्वेशन के बारे में इसमें सीख पाएँगे। जी। है ना? तो इस तरह से हम लर्निंग आउटकम भी लिख सकते हैं ना बोर्ड पे अगर चाहें तो। सर थोड़ा-सा ना देखिए, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा बच्चा फ़ील करेगा उस टाइम पे जब हुँ, डेमो देने की बात आए या फिर इंटरव्यू पैनल के सामने जाने के बाद। तो मैं थोड़ा-सा ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप ना आपने बहुत अच्छी बात कही कि टीचिंग लर्निंग आउटकम्स का अगर आप ज़िक्र वहाँ पर कर देंगे, तो उन्हें पता चल जाएगा कि हाँ, ये बच्चों का लेवल भी ध्यान में रखता है, इस तरह हुँ, का टीचर है। तो अगर आप उसको लिखने बैठोगे, तो फिर वो टाइम जाएगा और इतना समय ज़रूरी नहीं वो दे, तो मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे सही लगता है, वो आप ऐसे कर सकते हैं कि एक तो अपना टॉपिक, कि सर मैं हुँ, इस टॉपिक पर डेमो देने जा रहा हूँ और इसके टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये होंगे। आप उनको ये जी, बोल के बता दीजिए पहले। ओरली बता दीजिए बस। हाँ, ओरली बता दीजिए और फिर अपना वो बोलेंगे कि ठीक है चलिए शुरू करिए। फिर आप अपना जैसे आपने प्लान किया है, वैसे आप अपना डेमो दीजिए। ठीक है, तो एक ये हो सकता है और मतलब अब ठीक तो आ ही रहे हैं ना? मैं तो अपना ऊपर-ऊपर वाला सोच के बैठा था, तो पूरा ही दिख रहा हूँ। चलिए, ठीक है मैम, एक ये हो गया हमारा और मतलब मेरी तरफ से जो कुछ क्वेश्चन्स थे बच्चों के लिए, वो अभी के लिए कंप्लीट है मैम और आप अपनी ओर से कुछ बताना चाहें, जिससे कि भी ये अगर बच्चों को पता चल जाए तो उनकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी या डेमो में इन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखें, गड़बड़ मत करो। तो आप अपनी ओर से कुछ स्पेशल मैसेज अगर देना चाहो? जी देखिए, अभी इस टाइम पर इंटरव्यू से पहले नर्वस होना एक बहुत कॉमन बात है। सबके अंदर ये थोड़ा डर कहीं न कहीं आ ही जाता है, सेल्फ डाउट आ जाता है। हुँ, लेकिन इसको दूर करने का एक ही तरीका है प्रैक्टिस। जितनी हुँ, ज़्यादा आप प्रैक्टिस पहले कर लोगे, उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा। और इसके लिए आप अपनी फैमिली मेंबर्स की ज़रूर हेल्प लीजिए, उनको सामने बिठा के तब पढ़ाने की कोशिश करिए और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट ज़रूर होगा। दूसरा एक काम और आप कर सकते हैं कि जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो बोर्ड पर ही करें। ऐसे सोच करना कि मैं ऐसे वहाँ जाके डायरेक्ट वहीं पे जाके आप फाइनल दे रहे हैं डेमो, उससे पहले बोर्ड पर हुँ, प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए कि और हाँ, अभी से डेली करोगे तो बोर्ड रफ करना और डेट कैसे डालनी है, एक लाइन में सीधा लिखना, ये आपको तभी हो पाएगा अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे। और अगर हुँ, आप वहाँ जाके करोगे तो बहुत सारे बच्चे तो यही भूलने वाले हैं कि लास्ट में बोर्ड रब करना कितना ज़रूरी है। और अपने आप पर फ़ेथ रखिए, अपनी एबिलिटीज़ पर क्योंकि आप उस भीड़ से तो बहुत अलग हैं, आपके अंदर पोटेंशियल है, तभी आप यहाँ तक बिल्कुल पहुँचे हैं। हाँ जी, और सेल्फ और डाउट में हाँ जी, हुँ, हुँ, बोलो, बोलो मैम बिल्कुल प्लीज़। जी। तो अपने ऊपर भरोसा रखिए और बहुत अच्छा करेंगे आप और कोई भी परेशानी होगी तो आप बिल्कुल हमसे कॉन्टैक्ट करिए, हम आपकी हर तरह से मदद भी करेंगे। हुँ, और एक चीज़ मैम जब ये होता है ना कि नर्वसनेस जब बच्चा फ़ील करता है, तो ऑब्वियसली मतलब पता है क्या है, बच्चे लगता है कि मैं नर्वस हूँ, बाकी तो बड़े कॉन्फिडेंट दिखते हैं हमें और एक्चुअली हो क्या रहा है कि उम, हमारी लाइफ़ का बच्चों से ना कॉमन मतलब सोचने वाली चीज़ है कि हमने जिस चीज़ के लिए इतनी मेहनत करी है अभी तक, हमारी लाइफ़ का एक वो क्रूशियल फ़ेज़ जी रहे हैं अभी हम। जी, वो 10-15 मिनट लगा लो जब अंदर होंगे हम या अभी जो ये 10-15 दिन है जो उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हम, ये सबसे क्रूशियल फ़ेज़ है। तो ऑब्वियसली इस टाइम पे हमें नर्वसनेस होगी। ऑब्वियसली हम थोड़े से सेल्फ डाउट में आएँगे, पर उस चीज़ को ये मान के चलना है कि ये सबके साथ हो रहा है। हाँ जी। इसमें हाँ, इसको ऐसा नहीं बनाना कि बस अब मैं बैठ ही गया। तो हिम्मत मारो, बिल्कुल पूरे 60 मार्क्स के ऊपर जाना है हमने। कोई ऐसा नहीं सोचना कि मेरे तो 150 मार्क्स है तो मुझे तो बस 45 मार्क्स लेके आने हैं या मेरे तो बस बॉर्डर लाइन पे खड़ा हूँ, मुझे तो 60 में से 60 नहीं आए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। भाई जब आप बॉर्डर लाइन पे भी पास हुए ना तो केवीएस ने इसलिए ही पास किया था कि आप सिलेक्ट हो सको, है ना? जी तो सर। हाँ जी, तो अब कुछ भी सोचने वाली चीज़ नहीं है, अब तो बस पूरी मेहनत करके आगे बढ़ो, ताकि कल को पीछे मुड़ के देखो ना तो मतलब ये तो हो बेशक चल जाएगा एक बार को, यार मैं फेल हो गया यार, मैं रह गया। ये आप दर्द सह लोगे, पर जब पीछे मुड़ के ये देखोगे ना कि यार मेहनत ही नहीं की मैंने, जी सर। है ना? मैं तो मेहनत ही नहीं की।
थोड़ी और कर लेता ना तो हो जाता। जी। वो रिग्रेट नहीं सह पाओगे। तो बिल्कुल ऑल इन जाओ, हो जाएँगे यार, हम कौन फेल नहीं होता, है ना? तो सभी लाइफ में कहीं न कहीं फेल होते हैं हम और जब एक बार लड़ना सीखोगे, तो जीतना भी अपने आप ही आ जाएगा। बिल्कुल तो सर। हाँ, तो बस मेरी तरफ से तो यही था और आप थैंक यू आप आए जी और सर। आशा करता हूँ कि आगे फिर से हम आपको थोड़ा-सा तंग करें, तो आप प्लीज़ थोड़ा-सा रेडी रहना। तो सर मैं एक नोट के साथ अपनी बात को एंड करना चाहूँगी कि हाँ, हाँ, देखो बिल्कुल। आप लोग टीचर बनने जा रहे हैं। ये एक सबसे अच्छा प्रोफ़ेशन है, मेरी नज़रों में तो मैं मानती हूँ कि सबसे अच्छा प्रोफ़ेशन टीचर का है। हुँ, और आप ना सिर्फ़ ये सोच के अभी अपने आप को तैयारी में झोंक दो कि भई अभी मुझे बस इंटरव्यू तक बेस्ट टीचर बन के दिखाना है और सारी अपनी एक्टिविटीज़ मेरी या जो भी मैं सोचता हूँ, वो एक अच्छे टीचर की तरह अभी तक सोचूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सबके अंदर ये पैशन जो है आपका टीचिंग का, ये आगे तक रहे और आप लाइफ़ टाइम बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करें कि आपको वो सब याद रखें। बिल्कुल। जी सर और थैंक यू सो मच आपने मुझे इस सेशन के लिए इनवाइट किया। मैम थैंक यू तो बस ये है कि मैम आपकी मेहनत है ये सच में जो हमें सबसे पहले ही आपका ध्यान आया, है ना? कि भई उन मैम को ही बुलाना है और बच्चों का प्यार भी इतना मैम कि जो वो बस डेमो के अलावा और कहीं और का मतलब कहीं न कहीं सोचते भी नहीं है। उनको बस जी एक सर। हब मिला हुआ है कि बस ऑनलाइन शिक्षण करके मैम है, चैनल है, अंजलि मैम तो उनके पास बहुत बढ़िया है सब कुछ। तो जी ठीक सर। है मैम, थैंक यू, बहुत-बहुत थैंक धन्यवाद यू। आप आए। तो आप सभी को भी जो हमारे ऑडियंस है, जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, आप सभी का भी धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अपना व्यक्तित्व, अपना चरित्र ऐसा बनाएँ कि महिलाएँ, बड़े-बूढ़े आपके दोस्त, संगी, साथी, सहचर आपके साथ खुश और सुरक्षित महसूस करें। जय श्री राम। जय श्री राम। ठीक है। अरे बढ़िया रहा। अब 1 सेकंड रुकना। सर 40 मिनट से ऊपर बात कर ली हमने। यस।